जिस तरह से एक संस्था होती है, इसी तरह से जेल भी एक संस्था है। हम यहाँ रह रहे हैं तो हम में सुधार हो रहा है या हम अपराधी बन रहे हैं। इस कैदी ने पूरी बुक वहाँ पर लिखी और बिल्कुल बहुत तरीके से केवल 8वीं पास कैदी बताया जाता है। यहाँ सब तरह के अपराधी हैं, पढ़े लिखे अपराधी भी हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो अपराधी भी हैं। के अंदर वाकई होता क्या है उसकी पूरी पोल खोल दी इस कैदी ने कि वहाँ पर मोबाइल भी अवेलेबल है, वहाँ पर तमाम सुविधाएं भी अवेलेबल है। कि जेल में नॉनवेज आ रहा है, पार्टियां कर रहे हैं और बाकायदा वीडियो कॉलिंग से हो रही है और बता रहे हैं कि देखिए हम ये क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। जेल के मामलों पर जब जब चर्चाएं होती हैं, बात होती है कि जेल क्या वाकई आज के वक्त में जेल रह गई है, जहां पर बदमाशों को, अपराधियों को सलाखों के पीछे रखा जाता है। लेकिन कई बार सवाल ये उठता है और कई बार खबरें भी आती हैं और सवाल इसीलिए उठते हैं कि जब वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं कि जेल में मोबाइल पकड़े जाते हैं, जेल में ड्रग्स या नशीले पदार्थों की तस्करी वहाँ के जरिए भी होती है और वहाँ भी पाई जाती है, या बदमाश वहाँ पर भूख हड़ताल कर लेते हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है। और राजस्थान की कुछ जेलों में तो इस तरह की घटनाएं भी हो चुकी हैं। और हाल ही में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जहां कुख्यात डकैत जगन गुजर को भी मारा गया था, उससे कुछ समय पहले बीकानेर की जेल में भी हत्याकांड हुआ था। दरअसल जेल का जो विषय है वो आज के दौर में भी काफी चर्चित है और एक बार फिर राजस्थान के अजमेर में स्थित हाई सिक्योरिटी जेल वापस से चर्चाओं में आ गई है। और उसकी वजह ये कि वहां पर एक कैदी जो करीब पिछले 6 सालों से हाई सिक्योरिटी जेल में है और जिसके खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो झुंझुनू से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचता है करीब 6 साल पहले 2020 में। और वहां पर इन 6 सालों में वो एक किताब लिखता है और उस किताब में होती है जेल की तमाम वो गतिविधियां, डेली रूटीन की गतिविधियां, कि किस तरह वहां पर कैदी रहते हैं, किस तरीके से वहां पर भामाशाह कैदी रहते हैं। भामाशाह मतलब जिन लोगों के पास अच्छा धन होता है और वो चाहे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड शूज पहनते हो, उनका जो रहने का जो तौर तरीका है वो बेहद दूसरे कैदियों से बेहद आलीशान होता है। अब ये कैदी किताब लिखता है, उस किताब में अपना डेली रूटीन लिखता है। करीब 108 पेज की ये किताब होती है और इस किताब को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिश किया जाता है जो पब्लिक डोमेन में अब आ चुकी है। तो आज की चर्चा इसी पर कि क्या वाकई जेल में कोई कैदी क्या इतना सब कुछ कर सकता है, क्या अकेला या उसके पीछे किसी की मदद। आज कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रदीप। और चर्चा आज इस किताब को लेकर, इस कैदी को लेकर बेहद जोरों पर है। शुरुआती दौर में अगर समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं आप कि एक कैदी जेल के अंदर किताब लिखता है, पूरा पब्लिक डोमेन में उसको लेकर आता है, ऑनलाइन पब्लिश कराता है, बाकायदा वो किताब बिक रही है और उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए प्रदीप जी, जैसा आपने बताया और मैंने देखा है, उससे ऐसा एहसास होता है कि जिस तरह से एक संस्था होती है, संस्था चलती है, इसी तरह से जेल भी एक संस्था है और उस संस्था के अलग अलग दायरे, अलग अलग स्टेप हैं। उसमें एक स्टेप तो है वहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों का। कर्मचारियों में भी 3 स्टेज हो गई, एक ऊपर का हो गया, एक मिडिल हो गया, एक लोअर हो गया। इसी प्रकार से जो अपराधी हैं उनकी भी उसमें स्टेज है। एक सुपर क्वालिटी का अपराधी है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। अब वहाँ क्या होता है कि जिस तरह से एक दफ्तर चलता है, एक ऑफिस चलता है, एक अस्पताल चलता है, इसी तरह से एक जेल चलता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक जेल की जो गतिविधियां होती हैं वो आम सभी कैदी उससे प्रभावित होते हैं और जेल प्रहरी, जेल के जो अधीक्षक हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। हर घटना की प्रतिक्रिया और हर कैदी
किस बैकग्राउंड से आया है, उस सब बातों का वहाँ हमेशा एक दूसरे के साथ विवेचन होता है। जब लोग आपस में बैठते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, चाय नाश्ते के लिए बैठते हैं, उनको जब सामूहिक रूप से छोड़ा जाता है, वहाँ कुछ खेल किए जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं जाती हैं जो उनको योगा सिखाती हैं या कोई इस तरह के एक्टिविटीज सिखाती हैं, तो उसमें ये लोग सब आपस में मिलते जुलते हैं। फिर तीज त्योहार आते हैं, त्योहारों पर इनके परिवारजन इनके साथ मिलते हैं। तो हमारे जितने भी अपराधी उसमें शामिल हैं, जो जेल में बंद हैं, तो आप ये न मत समझिए कि वो समाज से कटे हुए हैं, वो समाज के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको बाहर की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको बाहर की भी संपूर्ण जानकारियां हैं। समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कानून क्या कर रहा है, संसद क्या कर रही, विधानसभा क्या कर रही, इन सब चीज़ों की उनको जानकारी है। साथ ही उनको ये भी जानकारियां हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हम में सुधार हो रहा है या हम अपराधी बन रहे हैं, ये भी उनको जानकारी है। जैसे कई ऐसे अपराधी हैं जेल के अंदर, जो बड़ा अपराधी आता है तो उसका स्वागत तक करते हैं। उसका, मैं ये समझता हूं कि उसका स्वागत करते हैं तो जेल के जो प्रहरी हैं वो भी वहां सब देखते ही हैं सामने कि साहब एक बड़ा गैंगस्टर आया है, और वो देखते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं भाई कौन गैंगस्टर आया है। अब क्या होता है, जब बड़े बोलना बोलिए मन का आपा खोए, अब वहाँ क्या होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ी बात आकर के बोलता है, तो नीचे के जितने कैदी होते हैं वो सब उसकी बात गौर से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह से कपड़े पहनता है, अब वो बाहर से आता है, वो टी शर्ट पहने हुए होगा, वो दूसरे अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होगा, वो नए जूते पहने हुए होगा एडिडास के, और जब वो अंदर आता है तो आप देखिए कि उसके जो आने और जाने का जो तरीका होता है वो किसी रईसी से कम नहीं होता। और यही चीज़ें इस किताब में भी मेंशन की गई है। ये जो बुक पब्लिश जो हुई है, इसमें जो कैदी है, योगेश नाम का जो कैदी है, उसने पूरा इसमें मेंशन किया है कि किस तरीके से हाई कैटेगरी के जो कैदी हैं और वो जिस ढंग से वहाँ उनका रहन सहन है। इसने यहाँ तक लिखा है कि यहाँ पर ड्यूटी करना, यानी जेल का स्टाफ जो है वो भी कतराता है, वो भी पीछे हटता है। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। कारण क्या है कि जो गंभीर प्रकृति के अपराधी आते हैं, इनके पीछे यही मत समझिए आप कि ये अकेले ही अंदर रहते हैं। इनके पीछे बाहर भी उन अपराधियों का एक ग्रुप होता है, उन अपराधियों का गैंग होता है जो ऑपरेट करता है, ये मत समझिए। तो जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं जेल में, जो सिपाही काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, उनके सबके परिवार होते हैं। वो ऐसा तो नहीं है, और कोई ऐसा दिलेर, कोई ऐसा अधिकारी भी नहीं है। तो इन अपराधियों के जो बाहर कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शनों के माध्यम से ये जो वहाँ जेल के जो प्रहरी हैं, जेल के जो अधिकारी हैं, उन सबको, क्योंकि ये बात सामने तो नहीं आती है, लेकिन अंतर्मन में तो लोगों को पता है कि इस प्रकार की क्रिया ये अपराधी करते हैं। करने के बाद ही इनको मोबाइल मिलते हैं, करने के बाद ही इनको संसाधन मिलते हैं, करने के बाद ही इनको फैसिलिटीज मिलती हैं, और ये एक्टिविटीज कहाँ से करवाते हैं? बाहर के माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि इनके पास जैसे मोबाइल आ गया। अब जैसे मान लीजिए जेलर ने कहा कि साहब हम इनको नोटबुक देते हैं, पेंसिल देते हैं, और वो उसमें कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, किताबें भी, लाइब्रेरी, वो सब मैं मानता हूँ सारी बातें, लेकिन क्या उस लेखनी को, उस लिखी हुई बात को ऑनलाइन पब्लिश करना, मैं वहीं आ रहा हूँ कि क्या ये संभव है? किस तरीके से आपके हिसाब से कैसे संभव हुआ होगा ये कि इस कैदी ने पूरी बुक वहां पर लिखी, और बिल्कुल बहुत तरीके से, केवल 8वीं पास कैदी बताया जा रहा है जिसकी कोई हायर एजुकेशन नहीं, लेकिन जो किताब लिखी गई है वो बड़े सिलसिलेवार तरीके से, और तरीके से जिस तरह से कोई लेखक, राइटर कोई लिखता है आर्टिकल, ठीक उसी तरीके से अब वो ऑनलाइन तक वो चीज़ पहुंचती है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश्ड होती है, तो क्योंकि उसकी भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। प्रदीप जी, मैंने आपको ये बात बताई पहले शुरुआत में कि अंदर एक स्तर चलता है, अपराधियों का भी एक स्तर है। यहाँ सब तरह के अपराधी हैं, पढ़े लिखे अपराधी भी हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो अपराधी भी हैं। आप अगर जेल का अंदर का आवरण देखेंगे तो उस आवरण में पूरा एक
एक घर बसा हुआ है, पूरा एक समाज बसा हुआ है, जिसके अंदर वहाँ पुलिस वाले भी हैं, वहाँ पत्रकार भी हैं। जेल के अंदर कौन नहीं है? वहाँ डकैत भी है। अब जैसे जगन गुजर है, अब उसको मारा गया, तो वो जगन गुजर भी तो था उसी जेल के अंदर। इसी तरह से सारी संस्थाएं अंदर काम करती हैं। बस ये है कि कौन किसके संपर्क में कब आता है, वो व्यक्ति कब उससे मिल जाता है, और साथ ही वो जितने लोग हैं वहाँ मिले हुए हैं, उन लोगों का जेल के प्रहरी, जेल के कर्मचारियों पर कितना प्रभाव है। दूसरी बात, जो इस कैदी ने अपनी भावनाएं उसमें लिखी हैं कि मान लीजिए भगत सिंह जिस प्रकार से जेल में बंद होते थे तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे भारत को आजाद कराने के लिए, तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन बातों को ये कहता है कि आज जो जेल के अंदर बंद हैं, ये बंद क्यों है? ये अपनी बेरोजगारी है। यहाँ सरकार पर भी सवाल उठाया है। हाँ, ये अपनी बेरोजगारी से लड़ते हैं, क्योंकि अगर इनको रोजगार मिलेगा तो बताइए अपराध क्यों करेगा ये। अब इनको बेरोजगारी है, इनके इनकम सोर्सेज नहीं है। अरे साहब, इतना तक है। मैं प्रदीप जी क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे कैदी हैं जिनके माँ बाप के पास जो जमीन है, मकान है, वो अपने बच्चों तक को जेल से बाहर निकालने के लिए वो उनको जमीन तक बेच देते हैं, और फिर भी अगर वो बाहर नहीं आ पाता है तो कई ऐसे माँ बाप हैं जिनकी मृत्यु तक हो जाती है, और ये उस कैदी से बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार तो अभी मैंने पिछले समय एक अखबार में न्यूज़ सुनी थी कि एक कैदी को पैरोल नहीं दी गई, और उस पैरोल के अंदर उसके शायद फादर या मदर अस्पताल में भर्ती थे, उसने पैरोल की एप्लीकेशन लगाई और पैरोल की एप्लीकेशन नहीं दी और उसकी डेथ हो गई। तो हाई कोर्ट ने जेल विभाग और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसा क्यों हुआ कि उसको समय पर पैरोल नहीं दी गई। प्रदीप जी, हमारे देश में ऐसे साधु महात्मा, साधु संत हैं जो जेलों में बंद है, 30 दिन की पैरोल उनको मिल जाती है। तो ये क्या है? ये कानून का, संविधान का मखौल है, और इसी मखौल को इस कैदी ने इसमें दर्शाया है। उसने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान कैसे चलता है। उसने ये कटाक्ष किया है हमारे समाज के ऊपर, हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारे राजनेताओं के ऊपर, कि अगर देश चलाना है तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। पहले के समय जो जेलों की स्थिति थी, जो अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों ने जेल को अपराधियों को अंदर रखकर बाहर के आवरण से दूर करने का प्रयास किया था, ताकि वो बाहर जुड़े नहीं और आंदोलन न करें, सरकार के खिलाफ आंदोलन न करें, इनको काट के रखा जाए। तो जेल की 4 दीवारी इतनी बड़ी कर दी और अंदर जेल मतलब ऐसे ऐसे सख्त नियम बना दिए कि वो बाहर नहीं निकल सके। इसको यूं माना जाए कि जेल के अंदर वाकई होता क्या है उसकी पूरी पोल खोल दी इस कैदी ने, कि वहाँ पर मोबाइल भी अवेलेबल है, वहाँ पर तमाम सुविधाएं भी अवेलेबल है। जिन लोगों के पास, जिन कैदियों के पास अच्छा आर्थिक बैकग्राउंड है, उन लोगों को तमाम सुविधाएं भी वहाँ पर है। प्रदीप जी, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, हैप्पी बर्थडे मनाई थी, केक कटा था। थोड़े दिन पहले ये भी पता था मेरे को, जैसा मैंने देखा था, कि जेल में नॉनवेज आ रहा है, पार्टियां कर रहे हैं, और बाकायदा वीडियो कॉलिंग से हो रही है, और बता रहे हैं कि देखिए हम ये क्या कर रहे हैं। और वो मसला भी अजमेर जेल से, अजमेर जेल का था। और जयपुर जेल में बताइए, जा रहे हैं इलाज कराने, पर्ची बना रहा है डॉक्टर, इलाज कराने जा रहे हैं, इलाज कराने के नाम पर वो होटलों में चले जाते हैं, अपनी परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, और सिपाही उनके साथ जाते हैं। बताइए, तो ऐसी स्थिति जयपुर की स्थिति है, तो ये ऐसी स्थिति तो पूरे देश में है, कोई नई बात थोड़ी है। ये माना जाए कि जो कैदी आर्थिक रूप से सक्षम है, मजबूत है, उसके लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए प्रदीप जी, मुझे एक घटना की जानकारी है कि एक बेचारे बनिए का एक लड़का बंद हो गया। अब वो व्यापारी है, बंद हो गया, तो उन्होंने कहा साहब आपकी कोई जानकारी है क्या जेल में? मैंने भाई मेरी तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वहाँ अपने आप जब अंदर चला जाता है आदमी,
तो फिर वो पाइपलाइन में चला जाता है। जो पाइपलाइन में जिस जिस तरह से उसको सुविधाएं मिलती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। उन्होंने ठीक है साहब, वो चला गया जेल में। शाम को तुरंत उसके माँ बाप मेरे पास आए। उनने कहा साहब मेरे बच्चे ने मेरे को इस नंबर से टेलीफोन किया है और उसने ये नंबर भेजे हैं, इस नंबर के ऊपर 1500 रुपये का रिचार्ज करा दीजिए। तो हमने ये 1500 रुपये का रिचार्ज करा में नहीं करा में कोई हमको पकड़ ले, मैंने कहा बिल्कुल कराइए। 1500 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद में आपका बच्चे से आपकी यथासंभव जब भी होगी आपकी बात करा दी जाएगी। उसके बाद अगर आपके बच्चे को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज, क्योंकि आपका बच्चा तो घर से गया है। अब वहाँ जाते क्या होता है, देखिए जेल में भी जेल का एक अनुशासन है, एक व्यवस्था बनी हुई है कि जैसे कोई कैदी आता है तो उसके बारे में पता लगाते हैं भाई ये कौन है। जैसे बड़े घर का आया है तो जरूर इसके पास माल होगा, उसको लेटरिन धुलवाएंगे। कौन धुलवाता है? भाई कैदियों के अंदर का ही जो प्रहरी है, प्रहरी कैदियों के अंदर का ही जो इनका ग्रुप मेंबर है वही तो उसको चलाता है, तो वो ड्यूटी लगाता है। कोई ये जेलर है ये नहीं लगाते हैं ड्यूटी। बैरक का जो प्रभारी है वो उन जेल में के जो मुलजिम है उन्हीं में से प्रभारी, जो चटक होता है उसको बनाया जाता है। जो चटक है वो बनाया जाता है, उसको कहते हैं भाई जाओ अपना बाथरूम का ड्यूटी लगा दो। अब वो बेचारा न तो टट्टी धोए न बाथरूम धोए, उसको परेशान हो गया। उनने कहा मैं क्या करूँगा? तो उनने कहा अगर तेरे को इनसे बचना है तो तेरे को इन फैसिलिटीज की आवश्यकता है तो घर में बात कर ले। और घर में बात करके आज भी एक आपको अखबार में न्यूज़ थी कि जेल का कॉन्टेक्ट दे दिया बिना किसी प्रोसीजर एडॉप्ट किए हुए किसी बार वाले ठेकेदार को, जबकि ठेकेदार को जेल का कॉन्टेक्ट देने के अपने नियम बने हुए हैं। तो वो क्या है, जब बाहर का कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से वहाँ जाकर के जो नियम विरुद्ध वहाँ सप्लाई कर रहा है माल, तो वो और चीज भी सप्लाई करता है। सवाल सीधा सही है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में जहां बड़े नामी गिरामी बदमाश वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो उदयपुर हत्याकांड वाले हो, लॉरेंस गैंग के लोग हों या दूसरे और भी काफ़ी लोग वहां पर मौजूद हैं, उन सारे लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी जिस जेल में हो वहां पर बैठकर इसे एक पॉजिटिव माना जाए या नेगेटिव माना जाए, ये जो पूरा किताब का एपिसोड आया है? देखिए प्रदीप जी, मज़ा तो आ गया इसको देख के, और मैंने जितनी लाइनें पढ़ी है उससे मैंने जो अपनी पुलिसिंग में देखा है वो सिमिलर मिलती जुलती चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जेल के जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, जो बंद हैं जेल के बड़े बड़े दरवाजे, उन दरवाजों के बाहर वो सारी बातें खोल के रख दी जो आम नागरिक को जानकारी ही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पन्ने नहीं है, ये 108 पेज की कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। और अगर इस हकीकत को जनता पढ़ेगी, जनता देखेगी, तो जनता को ये पता चलेगा और हमारे उन नुमाइंदों को ये पता चलेगा जो इस देश का संचालन कर रहे हैं कि देखिए हमने कितने ही अपराधियों को सुधारने के लिए जेलों का निर्माण किया है, लेकिन इन जेलों के पीछे मानव भी रहता है, सभ्य मानव का भी निर्माण होता है। चाहे हम उसको किसी भी प्रकार से जेल के बंदिशों में बांध दें, लेकिन उसकी विचारधारा और उसकी मानवता, उसके समाज का जो पैरोकारी प्रदर्शन है, वो किसी भी तरह से जेल से बंदिश नहीं कर सकता। वो उसने इन सब चीजों को लिखकर मांडकर जो समाज के सामने रखा है, मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा, ये पूरे भारत देश का पहला ऐसा प्रकरण होगा। अगर इस बात को कोई समझेगा, पढ़ेगा और देखेगा, बड़े बड़े अपराधियों के बारे में जो जानकारी है, अरे प्रदीप जी यही नहीं, ये जितने बड़े बड़े अपराधी जिस तरह से माने जाते हैं, इनका अंदर का मन देखिए, इनके अंदर की भावना देखिए, इनके अंदर का मानव देखिए, इनके अंदर की समाज की सोच देखिए, ये सारी की सारी 108 पेज के अंदर प्रदर्शित होती है। और जेल भी उसे कहा जाता है कि जहां पर, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी किताब में एक लाइन भी लिखी हुई है
कि यहाँ जेल की हाई सिक्योरिटी जयपुर अजमेर जेल में परिंदा तो पर नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ परिंदा उड़ते हुए गिर जरूर जाता है। यानी कुल मिलाकर ये जो किताब लिखी गई है और 108 पेज की किताब है, तमाम इस किताब में काफ़ी चीज़ें बदमाशों के बारे में, अंदर कैदियों के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में, हर सुख सुविधा, कमी, अच्छाई, बुराई, तमाम चीज़ों का यहाँ जिक्र किया है। और जिस तरीके से इसे ऑनलाइन पब्लिश कराया है वो वाकई चर्चाओं का विषय है। जेल अधिकारी अब यही कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, कैसे पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, क्या हुआ, किसने लिखा। लेकिन कुल मिलाकर जो भी चीज़ें सामने आई वो सरकार पर, प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। एक सवाल और उठता है कि जब इतना सब कुछ यहाँ हो सकता है तो क्या किसी जेल से गैर कानूनी कोई जासूसी, स्पाई या कुछ और भी गतिविधियां यहाँ से हो सकती? ये एक सवाल सबसे बड़ा। प्रदीप जी, ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो उत्तर है। ये सवाल नहीं है, ये उत्तर है कि यहाँ से सभी चीजें, प्रत्येक जेल से, प्रत्येक जगह से सब चीजें संचालित हैं। और आपने जो बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ कबूतर भी गिर जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी जेलें हैं उन पे कबूतर उड़ते तो बहुत हैं, लेकिन कबूतर गिरते भी बहुत हैं। और उसकी बात जो इसने कही है उसके पीछे का अगर भावना आप अगर देखेंगे तो बड़ी दर्द भरी भावना निकलेगी कि कैसे कबूतर वहाँ गिरते हैं और कैसे कबूतरों को फिर वहाँ से हटाया जाता है और उनकी आत्माएं क्या करती हैं। और जैसा कि इस घूगर जेल के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर शमशान हुआ करता था और वहाँ भैरव जी का मंदिर है, वहाँ अभी भी बाहर से लोग उसी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो आत्माओं का बसेरा है, कुछ जीवित आत्माएं हैं, कुछ मृत आत्माएं हैं, जो कभी भी इस घूगर जेल का पीछा नहीं छोड़ेंगी। चलिए जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। बहुत अच्छा लगा, मुलाकात होगी एक बहुत अच्छा किसी लगा। नए थैंक विषय यू, के साथ। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।